सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, ये शब्द हैं भारत के उस फ्रीडम फाइटर के जो गुलाम मुल्क में भी आजाद थे, जिनका नाम सुनकर ही ब्रिटिशर्स के पसीने छूट जाते थे और जिन्होंने न केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए बल्कि अपनी कलम की ताकत से भी देश के युवाओं में आजादी को लेकर ऐसी चिंगारी भड़काई जिसकी आग में ब्रिटिशर्स अगले 17 सालों तक जलते रहे और आखिरकार भारत छोड़कर भाग गए। हम बात कर रहे हैं महज 23 साल की उम्र में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले शहीद आजम भगत सिंह की, जिनकी शौर्य गाथा आज भी हमारा सर गर्व से ऊंचा कर देती है। लेकिन क्यों असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया था और महज 21 साल की उम्र में अपनी मौत की तिथि लिख दी? उनके इस बलिदान के पीछे की वजह क्या थी? क्यों इस वीर की फांसी के बाद देश भर में महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे? और क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे? जानेंगे महान क्रांतिकारी भगत सिंह की पूरी कहानी, लेकिन उसके पहले हर भारतीय उनके सम्मान में वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखें। 27 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। नाम था भगत सिंह। जन्म के वक्त ही उनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजित सिंह और स्वर्ण सिंह कोलोनाइजेशन के खिलाफ जेल में थे, यानी उनके घर की हवा में ही देशभक्ति और विद्रोह घुला हुआ। इस बच्चे ने बचपन से ही साहस और बलिदान की कहानियां सुनी और सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने अपनी मां विद्यावती कौर से कह दिया, मैं उस स्कूल नहीं जाऊंगा जहां अंग्रेजों का असर हो। और परिवार ने भी उसे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भेजा, जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति और क्रांति की सोच से जुड़ी हुई थी। साल 1919 आते आते यानी महज 12 साल की उम्र में भगत ने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म पर 100 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। वो अपने उम्र से कहीं आगे सोचते थे, मगर उन्हें स्वतंत्रता की अगली अहमियत समझ आई 13 अप्रैल 1919 के दिन, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे 1500 से ज्यादा निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां चलवाकर ब्रिटिश जनरल डायर ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। उस रात अपने घर से 40 किलोमीटर पैदल चलकर भगत सिंह जलियांवाला बाग पहुंचे, खून से भीगी मिट्टी को शीशी में भरकर ले आए और प्रतिज्ञा की, ये मिट्टी नहीं, शहीदों का लहू है और मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा। अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ कर ही दम लूंगा। लेकिन इस बच्चे के मन में यही सवाल था कि शुरुआत कहां से करूं। तभी उसकी नजर पड़ी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन पर, जिसमें गांधी जी के कहे अनुसार करोड़ों भारतीयों की तरह भगत सिंह ने भी अंग्रेजी कपड़ों और किताबों को जलाना, लोगों को स्वदेशी चीजें अपनाने के लिए प्रेरित करना और अहिंसा की राह पर चलते हुए संघर्ष करना शुरू किया। लेकिन 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अचानक इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह का उन पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने निश्चय किया कि अब आजादी का रास्ता क्रांति से होकर ही गुजरेगा। और यहीं से शुरू होता है इस बच्चे का एक महान क्रांतिकारी बनने का सफर। साल 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात सुखदेव और भगवती चरण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से हुई। उधर असहयोग आंदोलन पर रोक लगते ही अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाकर भारतीयों पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ा दिए। लाठियां चलने लगी, गोलियां चलने लगी, लोग फांसी पर चढ़ाए जाने लगे और भगत सिंह को लगने लगा कि अब सिर्फ किताबों से देश आजाद नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से भारत की आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन उसी साल एक और चुनौती उनके सामने आ खड़ी हुई। घर वालों ने उन पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने सबको साफ साफ कह दिया कि मैं आजादी से पहले विवाह करूंगा तो मेरी दुल्हन मौत हो गई। और बस वो अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए। कानपुर में उन्होंने खुद को और भी ज्यादा क्रांति में झोंक दिया।
भगत सिंह का मानना था कि देश को आजाद करने के लिए युवाओं की ताकत बेहद जरूरी है। उन्हें भरोसा था कि भारत का नौजवान अगर जाग गया तो फिर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल सकती है। लेकिन उनकी बात लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए उन्होंने साल 1926 में कीर्ति किसान पार्टी ज्वाइन की और कीर्ति नाम की मैगजीन के जरिए अपने विचार फैलाने शुरू कर दिए। अंग्रेजों के खिलाफ उनके लेख इतने जोरदार और तीखे होते थे कि पढ़ने वालों का खून खौल उठता था। भगत सिंह अपने लेखों के पंपलेट भी बांटते थे और यही वजह थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें एक बड़ा खतरा मानने लगी। ऐसे में एक दिन जब वो कुछ पर्चे बांट रहे थे तब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें रिहा करने की बजाय 60,000 रुपए की जमानत तय की, जो उस वक्त लाखों के बराबर थे। अंग्रेजों को लगा कि अब भगत सिंह जेल में ही सड़ते रहेंगे, लेकिन उनके पिता ने किसी तरह भी पैसे जुटाए और जमानत दिलवाई। मगर रिहा होने के बाद भी भगत सिंह रुके नहीं। उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से अपनी खुद की क्रांतिकारी पार्टी खड़ी कर ली और लगातार अपने विचारों से युवाओं को जगाना शुरू कर दिया। इस दौरान काकोरी कांड हुआ और बिस्मिल समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इसने भगत सिंह के भीतर की आग को और भड़का दिया। लेकिन भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे गहरे सोचने वाले विचारक भी थे। स्वतंत्रता के अलावा उन्हें वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है जैसे विचारों में गहरी आस्था थी। साल 1924 में उन्होंने इस पर एक लेख लिखा था, विश्व प्रेम, जिसमें उन्होंने लिखा था, ये कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वो कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया के परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा और जिस दिन यह आदर्श स्थापित होगा उस दिन कहा जा सकेगा कि मानवता ने अपनी ऊंचाइयों को छू लिया है। खैर, काकोरी कांड के बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। उन्होंने अपनी नौजवान भारत सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे आजाद ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन दोनों क्रांतिकारी संगठनों का विलय हुआ और एक नया नाम सामने आया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। इस दौरान भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। देश भर में विरोध शुरू हो गया और लाहौर में इस विरोध की अगुवाई की लाला लाजपत राय ने। लेकिन ब्रिटिश अफसर SP जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। खुद लाला जी को बेंत से इतना मारा गया कि वो जमीन पर गिर पड़े। मरने से पहले उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ रही हर एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होगी। 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। इसने पूरे देश को हिला दिया। 1 महीने बाद लाहौर में एक गुप्त बैठक हुई जिसकी अगुवाई क्रांतिकारी दुर्गा भाभी ने की। फैसला लिया गया, लाला जी की हत्या का बदला लिया जाएगा। ये जिम्मेदारी ली भगत सिंह, सुखदेव, आजाद और जयगोपाल ने। उन्होंने स्कॉट को मारने की योजना बनाई और एक दिन उनके पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए। मगर बदकिस्मती से उस दिन स्कॉट ने छुट्टी ले ली थी और थाने के बाद पहरा दे रहे जयगोपाल ने असिस्टेंट SP JP सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर भगत सिंह और राजगुरु को इशारा कर दिया और दोनों ने गलती से सॉन्डर्स को मार दिया। इस घटना के बाद पूरा शहर थर्रा गया। अंग्रेज अफसर भगत सिंह को पागलों की तरह ढूंढने लगे, लेकिन वो अपना वेश बदलकर पहले कलकत्ता और फिर वहां से आगरा पहुंच गए और उन्होंने हींग की मंडी मोहल्ले में 2 घर किराए में लिए, जहां उनकी अपने साथियों के साथ कई लंबी मीटिंग्स हुई। सबका मानना था कि इस हत्या का वो असर नहीं हुआ जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इसी बीच ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे काले कानून पास करने जा रही थी ताकि भारतीयों की बोलने और संगठित होने की आजादी पूरी तरह से कुचल दी जाए। ये बात भगत सिंह को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तभी एक योजना बनी, ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर उनका ध्यान खींचा जाए। 8 अप्रैल के दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज और शॉर्ट्स पहने हुए सेंट्रल असेंबली में दाखिल हुए और भगत सिंह ने काफी सावधानी से असेंबली के उस जगह बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही बम फटा, पूरे हॉल में काला धुआं छा गया, चारों तरफ भगदड़ मची। तभी दर्शक गैलरी से असेंबली में कागज के पंपलेट उड़ने लगे जिनमें लिखा था, बहरों को
सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। इसी के साथ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाशों के नारे लगाने शुरू कर दिए और भागने के बजाय खुद ब्रिटिश पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। उस वक्त भगत सिंह ये जानते थे कि एक बार गिरफ्तार होने के बाद वो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन 22 साल की उम्र में इस युवक ने खुद अपनी मौत की कहानी लिख दी, क्योंकि वो देश के युवाओं में क्रांति जगाना चाहते थे। वो कहते थे, मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह पर असेंबली बम केस और सॉन्डर्स हत्या के लिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। फैसला आने तक उन्हें जेल में रखा गया, लेकिन सलाखों के पीछे भी उनका संघर्ष थमा नहीं। जेल में उन्होंने सबसे पहले भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और भूख हड़ताल शुरू की। अंग्रेजों को लगा कि यह 2-4 दिन की बात है, लेकिन दिन गुजरते गए। 10, 20, 30 और फिर 64 दिन बीत गए, पर भगत सिंह ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन हौसले पहले से भी बुलंद। ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि अगर उनकी मौत जेल में हुई तो बाहर की जनता का गुस्सा साम्राज्य को हिला देगा, मगर भगत सिंह अडिग थे। इस दौरान उन्होंने 2 साल में 300 से अधिक किताबें पढ़ डाली और बाहर के युवाओं को जगाने के लिए लगातार लेख लिखते रहे। वो कहते थे कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। आखिर 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने सॉन्डर्स हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। तारीख तय हुई 24 मार्च 1931। देश भर में शोक और आक्रोश फैल गया, लेकिन भगत सिंह के चेहरे पर शकन तक नहीं आई। भगत सिंह ने कहा, वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। जैसे जैसे फांसी की तारीख करीब आई, अंग्रेज जनता का आक्रोश देखकर कांप उठे। उन्होंने आनंद फानन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने की तारीख 24 की जगह 23 मार्च कर दी। बताया जाता है कि जब पुलिस अधिकारी भगत सिंह को फांसी के लिए लेने पहुंचे थे, तब वो खुशी खुशी उनके साथ चल पड़े और फांसी के वक्त भगत सिंह ने अपने हाथ पर रस्सी बांधने और चेहरे को काले कपड़े से ढकने के लिए साफ मना कर दिया और आखिरी सांस तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। और उनके इस बलिदान ने देशवासियों में आजादी की एक अलग ही चिंगारी लगा दी। जिसके बाद आया 26 मार्च 1931 का वो दिन, जब गांधी जी कांग्रेस की मीटिंग के लिए कराची पहुंचे। लेकिन पिछले ही साल जिन लोगों ने गांधी जी का स्वागत फूलों की मालाओं के साथ किया था, औरतें महात्मा जी को खादी के फूलों के हार पहनाती हैं। इस बार उन्हीं लोगों ने उनका स्वागत पत्थरों के साथ किया। अक्सर गांधी जी का सम्मान किया जाता था, लेकिन इस बार हर तरफ सिर्फ गांधी मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता का मानना था कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी, क्योंकि उस वक्त गांधी जी वायसराय लॉर्ड इरविन से गांधी इरविन समझौते पर बातचीत कर रहे थे। इस समझौते के तहत कई राजनीतिक कैदियों की रिहाई तय हुई, लेकिन उनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम नहीं था। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चुभ गई। देश भर में इन तीनों की फांसी टालने की मांग उठ रही थी, लेकिन जब समझौते में उनका जिक्र तक नहीं हुआ तो जनता ने मान लिया कि गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह को अनदेखा किया। दरअसल गांधी और भगत सिंह की राहें बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं भगत सिंह ने खुद खुलकर सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना था। कहा जाता है कि शायद इसी वैचारिक फर्क की वजह से गांधी जी भगत सिंह की सोच से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने उन्हें बचाने के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। तो ये थी शहीद आजम भगत सिंह की वीरता की कहानी। अगर आपको भी भगत सिंह समेत देश के वीर क्रांतिकारियों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। साथ ही ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।